चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग चार्ज पार्टिकल का मोशन पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में। तो उसमें हमने सारे केसेस देख लिए थे कि पैरेलली जाएगा तो सीधा निकल जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर होगा तो उसकी वजह से सर्कुलर करेगा, है ना, पूरा सर्कल नहीं किया तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ये सब हम कर चुके थे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें हम कर चुके थे। ठीक है, फिर लास्ट में जाते आते हमने हेलिकल पाथ भी देखा था। कब करता है? जब उसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ एंगल बनाती है आपकी, है ना, तब एक कंपोनेंट की वजह से वो आगे जाता है और दूसरे की वजह से वो सर्कुलर मोशन करता है। तो उस पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। उसकी रेडियस कितनी होती है, पिच कितनी होती है, ये सब हम निकाल चुके थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी मैंने दिया था, अच्छा क्वेश्चन था वो देखेंगे उसका सॉल्यूशन क्या है। और 2 लेक्चर पहले भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या। फिर आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ हो तब क्या होगा। ठीक है, मतलब आज चार्ज पार्टिकल का मोशन खत्म हो जाएगा और आज ही स्टार्ट करेंगे अगला कि एक वायर के ऊपर कितना फोर्स लगता है आपका। ठीक है, वो सब चीजें। तो क्वेश्चन जो था लेक्चर नंबर 7 में मैंने दिया था, एक ये आपके पास सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है, जिसकी करंट डेंसिटी J यूनिफॉर्म दी गई है और इसकी जो रेडियस है वो आपको 4r दी गई है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, और इसमें एक कैविटी बनाई गई थी, ठीक है, जिसकी रेडियस थी आपकी r, ठीक है, जो यहां से कितना दूरी पे था, 2r। तो एक पॉइंट था यहां पे, जिस पॉइंट को मैंने r नाम दिया था क्योंकि पी क्यू मैंने पहले 2 पार्ट में बोला था। तो ये आपको r1 वेक्टर और ये आपका r2 वेक्टर, ठीक है, और ये आपको दिया गया था l वेक्टर। तो क्वेश्चन था r पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ठीक है, तो देखना ध्यान से कितना आएगा आंसर। तो इसको हम कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं किस किस का। एक तो ये जो कंप्लीट था आपका, ठीक है, पूरा नहीं मैं बना रहा हूं, ये है आपका r पॉइंट, ये दिया गया है आपको r1 वेक्टर। ठीक, सपोज हम ये एंगल θ1 मान लेते हैं, चलेगा? ठीक, अच्छा, अब सबको पता है ये r वेक्टर, पाम ऐसे नीचे, तो ये हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड B1। दिख रहा है सबको? कितनी होगी बोलो B1 की वैल्यू? B1 इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको रिजल्ट याद हो, दैट इज म्यू नॉट J कांस्टेंट है R, विच इज R1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मुझे तो मैग्नीट्यूड लिखना है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। दूसरा, प्लस साथ में जो हटाया गया है क्या उसमें हम डॉट डॉट बना सकते हैं? ये भी सिखाया था मैंने, डॉट में क्यों बना रहा हूं। ठीक है, आर पॉइंट कहां पे है? यहां पे है, ये आपको दिया गया है R2। ठीक है, तो ये एंगल मान लेते हैं θ2, θ1 मैंने उधर मान लिया, ये θ2 मान लेते हैं। अब बताओ क्या ये बाहर है? फिंगर्स को अपनी आर वेक्टर की तरफ करो, पाम ऐसी, तो ये हो जाएगी आपकी B2। B2 की वैल्यू बोलो, ये भी अंदर के पॉइंट पे फील्ड, दैट इज म्यू नॉट J R डिस्टेंस विच इज R2 डिवाइडेड बाय 2। क्या सही है? अच्छा, अब अगर आप ध्यान से एक चीज देखो तो आपको दिखेगा कि ये आपका कुछ B2 है, ये वर्टिकल, और ये आपका है B1। दिख रहा है? अब अगर मैं एंगल बताऊं आपको, ध्यान से समझना, ये θ2, क्या है 90, तो ये एंगल बोलो कितना, 90 माइनस θ2, तो ये हो जाएगा आपका θ2। दिख रहा है? θ2 90, 90 माइनस θ2, और क्योंकि ये टोटल 90 तो ये हो जाएगा θ2, मतलब B2 जो है इस वर्टिकल के साथ ये एंगल बना रहा है θ2। सिमिलरली B1 का अगर एंगल आप देखें सेम, θ1 90, तो ये 90 माइनस θ1, तो ये बचेगा आपका θ1। तो B1 वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है θ1। इमेजिन कर पा रहे हो? ये B1 ये एंगल बना रहा है θ1, ठीक है, ये B2 ये वाला एंगल बना रहा है θ2, वही बनाया मैंने। अब कर लोगे आगे? B2 का ये कंपोनेंट बोलो, B2 cos θ2 प्लस B1 का भी इधर ही आएगा B1 cos θ1, और इधर B2 sin θ2, और B1 का उधर जाएगा B1 sin θ1। ठीक है, अब मुझे चाहिए cos θ1 cos θ2 sin θ1 sin θ2 की वैल्यू। अब देखो आपने θ1 किसको माना है, देखो ध्यान से, देखो मैं फिर से बना देता हूं, आपने कुछ ये किया है,
ये R1, ये R2 और ये आपको दिया गया है L। बिल्कुल सही है। ये आपने माना है θ1, ये आपने माना है θ2। अच्छा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आसान है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मुझे बताओ sin θ1 कितना होगा। sin θ1, क्या sin θ1 विल बी ये अपॉन ये h मान ले तो h बाय R1, और sin θ2 कितना दिख रहा है आपको, दैट इज h बाय R2 दिख रहा है, इसमें डाल दे। अरे बोलो, हाँ, तो कितना हो जाएगा बोलो, नेट फील्ड इन y डायरेक्शन मतलब x डायरेक्शन, दैट इज b1 sin θ1 माइनस b2 sin θ2। दिख रहा है सबको, b1 की वैल्यू डालो, मतलब ये माइनस ये, यही तो होगी, b1 की वैल्यू डालो, म्यू नॉट j r1 बाय 2 इंटू साइन θ1 h बाय r1 माइनस b2 की वैल्यू डालो, म्यू नॉट जे R2 बाय 2 इंटू साइन θ2 h बाय R2, R2 गायब, R1 क्या जीरो आ गया। बिल्कुल, तो x में कोई फील्ड नहीं होगी, सिर्फ किसमें होगी, y में। तो नेट फील्ड इन y डायरेक्शन बोलो, b1 cos θ1 प्लस b2 cos θ2, सिंपल। अब cos θ1 कितना होगा बोलो, cos θ1 विल बी ये कुछ x1 मान ले, सो cos θ1 विल बी x1 बाय R1, बिल्कुल सही। और cos θ2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी x2 बाय R2, बिल्कुल सही, डाल दे इसमें। सो b1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, म्यू नॉट जे R1 बाय 2, ठीक है, इंटू cos θ1 विच इज x1 बाय R1 प्लस b2 की वैल्यू म्यू नॉट जे R2 बाय 2 इंटू cos θ2 x2 बाय R2, R1 क्या कॉमन आया, म्यू नॉट जे बाय 2 इंटू x1 प्लस x2, क्या x1 प्लस x2 टोटल L होगा, तो फाइनल आंसर इज म्यू नॉट जे L बाय 2। ठीक है, आधों के प्राण निकल गए होंगे इसमें, क्या हो गया है, तो इसलिए मैंने बोला था काफी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से इसको समझो, जिसका नहीं हुआ था देखो क्या गलती हुई और कोशिश करो समझने की। ठीक है, कर लोगे, चलो आगे बढ़े, चलो पॉज करके नोट कर लेना और अपनी गलती देखना। नेक्स्ट देखो, कल के लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन दिया था हेलिकल पाथ के ऊपर ही कि कोऑर्डिनेट्स बताओ, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, उसको देखो यहां पे, उसमें मैंने वेलोसिटी वेक्टर दिया था v1 i कैप प्लस v2 j कैप, और मैग्नेटिक फील्ड दी थी मैंने b j कैप। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ किसी t टाइम पे, और इनिशियली वो ओरिजिन पे है। तो देखो, अगर मैं बनाऊं ये x, ये y और z ऐसा, ध्यान सब समझना, तो वेलोसिटी किधर है आपकी, x में भी और y में भी है, कुछ ऐसे, ये है आपका v। ठीक है, ये v1 दिख रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये आपको v2 दिया है। ठीक, फील्ड भी किधर है आपकी, j के अलोंग। ठीक है, अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनना। कल के लेक्चर मैंने एक अच्छे से चीज बताई थी कि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, उस कंपोनेंट की वजह से वो सर्कुलर पाथ करता है, बताया था अच्छे से केस 2 में। और जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, उसकी वजह से वो आगे जाता है, आपका स्ट्रेट लाइन पाथ करता है ना। केस 3 में मैंने कॉम्बिनेशन बता दिया था इसका। ठीक है, तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये जो v2 है, समझना ध्यान से, ये जो v2 है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी j में है, v2 भी j में है, समझ में आ रहा है। तो v2 की वजह से वो क्या करेगा बोलो, v2 की वजह से वो आगे भागेगा, मतलब हेलिकल पाथ की पिच आएगी, हेलिकल पाथ करेगा, वो समझ में आ रहा है। v1 इस साइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड y में और आपका v1 x में, उसकी वजह से क्या करेगा, सर्कुलर पाथ, जिसका सेंटर किधर होगा, v क्रॉस b से करो, v b ऊपर v क्रॉस b बाहर, मतलब z एक्सिस के अलोंग सेंटर होगा। मतलब ये जो सर्कुलर पाथ करेगा, सिर्फ सर्कुलर नहीं करेगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था कि कोऑर्डिनेट्स बताओ किसी t टाइम पे, उसमें सिर्फ वो सर्कुलर पाथ कर रहा था। ठीक है, पर इसमें सिर्फ सर्कुलर नहीं करेगा, सर्कुलर के साथ वो आगे भी बढ़ेगा, किसकी वजह से, ड्यू टू दिस v2 वेलोसिटी, ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन।
समझ में आ रहा है? तो मतलब बेसिकली वो क्या करने वाला है, हेलिकल पाथ, और उसका जो सर्कुलर पाथ होगा उसका जो सेंटर होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, फिर से मैंने बताया था एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कर लो, ज्यादा क्लैरिटी आती है इससे। ये एक्स मेरा, ये वाई और ये जेड। ठीक, इधर मेरा कौन है, V1, इधर मेरा कौन है, V2 और मैग्नेटिक फील्ड, और इधर कौन है, Z के अलोंग जो सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा, मतलब जिधर फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है। तो क्या मैं Z को ऊपर ले जाऊं तो मेरा Y किधर चला जाएगा, पीछे। मतलब मैं इसको कुछ ऐसा भी बना सकता हूं, ये मैंने सिखाया भी था, X, ये Z और Y किधर चला गया आपका, अंदर। अब सुनना बहुत ध्यान से, जब Y अंदर चला गया तो फील्ड तो Y के अलोंग है आपकी, तो क्या फील्ड को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि Y आपका अंदर चला गया। ठीक, चलो सर ये समझ में आ गया। V1 किधर है आपका, X के अलोंग, V2 किधर है आपका, J, मतलब अंदर, क्योंकि J आपका अंदर चला गया Y एक्सिस। ठीक है, सर्कुलर पाथ का सेंटर किधर होगा, Z एक्सिस के अलोंग, यहां कहीं। ठीक है, और पार्टिकल इनिशियली 0 0 0 पे था, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा आपका, रेडियस के इक्वल। सही है, तो किस प्लेन में सर्कुलर पाथ करेगा, ऑब्वियसली एक्स जेड प्लेन में, क्योंकि सेंटर उसका जेड एक्सिस के अलोंग आया था। ठीक है, तो जब एक्स जेड प्लेन में सर्कुलर करेगा, क्या कुछ ऐसा सर्कुलर करेगा एक्स जेड में, बिल्कुल जैसे मैंने उसमें बताया था। तो आधे सोचेंगे सर इसमें और उस क्वेश्चन में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो सेम हो गया दोनों क्वेश्चन। नहीं, इसमें आपका V2 का भी काम है। क्या V2 आपका J के अलोंग है, मतलब जो अंदर चला गया आपका, क्या फील्ड भी उधरी है। तो अगर कल का कंसेप्ट याद करो, अगर आपकी वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट फील्ड की डायरेक्शन में होता है तो उसकी वजह से वो आगे भागता है। ठीक है, बिना स्पीड के चेंज हुए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्पीड चेंज नहीं करता। तो क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं, ये जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, क्या ये y डायरेक्शन में V2 स्पीड से भागेगा, बिल्कुल, और वो स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगी। मतलब इसका y कोऑर्डिनेट है वो मैं सबसे आसानी से लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि y में जो उसकी पोजीशन चेंज होगी वो V2 की वजह से होगी, और उसको V2 को कोई चेंज करने वाला नहीं है। तो क्या उसका y कोऑर्डिनेट किसी t टाइम पे लिखोगे V2 इंटू टी, बिल्कुल, V2 स्पीड से भाग रहा है तो t टाइम में कितना भागेगा, V2 इंटू टी। तो y कोऑर्डिनेट तो सबसे आसान था। अब xz प्लेन में वो क्या कर रहा है, सर्कुलर, तो किसी t टाइम पे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो कैसे निकालोगे, जैसे मैंने वहां निकलवाया था। मान लो किसी t टाइम पे यहां पहुंच गया, कितना एंगल घूमा, ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा कितना होता है, क्यूबी बाय एम, याद है। अब याद करो, ये आपको बताएगा x में कितना गया और ये आपको बताएगा z में कितना गया। तो अगर आपको याद हो तो मैं सीधा लिख देता हूं, x कोऑर्डिनेट सेम आएगा r साइन ओमेगा टी। ठीक है, और z कोऑर्डिनेट आपका आएगा r माइनस आर कोस ओमेगा टी। आर माइनस क्यों किया, क्योंकि ये टोटल r, ज्योमेट्री से r कोस ओमेगा टी, तो z में तो यही आएगा ना सिर्फ, तो r माइनस आर कोस ओमेगा टी। ठीक है, तो फाइनल उसके कोऑर्डिनेट मांगे गए थे, तो फाइनल कोऑर्डिनेट कितने होंगे, x में होगा r साइन ओमेगा टी, r क्या होता है, mv बाय क्यूबी, तो mv बाय क्यूबी साइन ओमेगा टी, ओमेगा बदलना चाहो तो क्यूबी बाय m, ठीक है, इंटू टी। वाई में कितना होगा, वो तो डायरेक्ट था V2t, और z में कितना होगा, r कॉमन 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। r को वापस से चेंज कर लेना, आंसर आ जाए। तो ये था फाइनल आंसर। ठीक है, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ तो देखो, और नीट वालों को नहीं करना, मैं फिर से बता रहा हूं। ठीक है, नीट में इतना ज्यादा मैथ का क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा आपके। ठीक है, अरे आया, नोट करो इसको अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसमें कैसा होता है आपका। और उसमें भी वही केसेस देखेंगे जैसे हमने इसमें देखा था, कि वेलोसिटी b के अलोंग है, वेलोसिटी b वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या, वो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। कभी भी क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर, चाहे वो एडवांस में आए, नीट में आए, मेंस में, तीनों में क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, रीजन में दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, उस रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ क्या होगा। तो आप खुद से सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगेगा उसके ऊपर, दैट विल बी Q इंटू ई। समझ में आ रहा है, और वो चार्ज चाहे रेस्ट पे हो, चाहे वो चार्ज मूविंग हो, दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स Q ही लगता है। किस तरफ,
अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। रिवाइज करवा रहा हूं थोड़ा, ठीक है, उसी का यूज करेंगे अभी हम। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पे कब लगता है? जब आपका उसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अगर उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता, ठीक है। और अगर उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है जिसका रेडियस होता है mv बाय क्यूबी, और जिसका सेंटर किस लाइन के अलोंग लाई करेगा? जो v क्रॉस b से आपका आएगा। याद है ये सारी चीजें? एकदम सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग। उन सब चीजों को कंबाइन करेंगे हम अगले टॉपिक में, जब हम चार्ज पार्टिकल का मोशन पढ़ेंगे कंबाइंड फील्ड में, ठीक है। तो हेडिंग डालो, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो चार्ज पार्टिकल के मोशन के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपकी विजुअलाइजेशन काफी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप चीजें विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो मुश्किल होने वाली है आपके लिए। हाँ, नीट मेंस लेवल तक के क्वेश्चन हो जाएंगे, पर एडवांस के करने के लिए आपको विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी कि फोर्स किधर लग रहा है, क्या मैं एक्सिस ट्रांसफॉर्म करके अच्छे से समझ सकता हूं, है ना, किस प्लेन में वो सर्कुलर करेगा, समझ रहे हो, और कैसे वो किस वेलोसिटी की वजह से वो सीधा भाग जाएगा, किस वेलोसिटी की वजह से वो घूमेगा, ये सब आपको विजुअलाइज होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। डाल दिया? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे जनरली आपके न्यूमेरिकल से ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। सो कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अगर है तब कैसा मोशन होता है, उसमें हमने 3 केसेस अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ है तब कैसा मोशन होता है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाती है अपनी तरफ अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, और अगर वो नेगेटिव है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। उन सब चीजों का यूज करेंगे हम इस टॉपिक में, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज देखते हैं, कंसेप्चुअल चीज, ठीक है। क्या कंसेप्चुअल चीज है? एक चार्ज्ड पार्टिकल हमारे पास, अ चार्ज्ड पार्टिकल while moving in electric and magnetic field, ठीक है, कॉमा, experiences net zero force, then which of the following is true? ठीक है, तो इनमें से कौन सा ट्रू है? ए, ई वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, बी, ई वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, सी, B vector must be perpendicular to V vector, D, all are correct, ठीक है। इसको नोट करो, इसको मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, नोट करो, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा क्या होगा। कर लिया नोट? चलो थोड़ी देर में वापस आएंगे इसके पास। चलो हेडिंग डाली, कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलो अब उसमें सबसे पहले डालो सब हेडिंग लोरेंट्स फोर्स। लोरेंट्स फोर्स, ठीक है, ध्यान से समझना। मतलब ये मेजर हेडिंग है, उसमें ये क्वेश्चन लिखना, क्योंकि बाद में तो आपको सीधा टिक करना है, ठीक है। उसके बाद लिखो लोरेंट्स फोर्स। तो लोरेंट्स फोर्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। अभी तक हमने 2 अलग अलग चीजें पढ़ी है। क्या? कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तब उस पर कितना फोर्स लगता है, दैट इज क्यूई। कैसे लगता है सबको पता है। क्या उसकी वजह से एक्सेलरेट करता है? बिल्कुल करता है। स्पीड चेंज होती है, ऑब्वियस भी बात है, एक्सेलरेट करेगा तो स्पीड बढ़ेगी उसकी। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तब उसके ऊपर एक और फोर्स लगता है, दैट इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी, जो हम पिछले 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो जो फोर्स होता है वो V के भी परपेंडिकुलर होता है, B के भी परपेंडिकुलर होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है वो फोर्स लगता ही नहीं है, फील्ड भले ही है मैग्नेटिक फील्ड, तब भी वो फोर्स नहीं लगेगा। कब? केस 1, जब V B के पैरेलल होगा,
ठीक है, पर हां किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स पक्का लगेगा ही लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो रेस्ट चार्ज के ऊपर कभी नहीं लगता, वो सिर्फ मूविंग चार्ज के ऊपर लगता है। ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों को। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो रेस्ट चार्ज के ऊपर भी लगता है एज वेल एज मूविंग चार्ज के ऊपर भी लगता है। किधर लगता है? ऑब्वियसली फील्ड की डायरेक्शन में। पर हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में नहीं लगता है, वो फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। डिफरेंस पता है ना सबको? अब इस सेक्शन में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, दोनों फील्ड्स हैं आपके पास किसी रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है। तब पूछा जाता है कि बताओ अब चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। ठीक है, तो उसमें चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पिछले 2 लेक्चर से जो पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, ये दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए। तो नहीं आता है तो वापस दोनों लेक्चर रिवाइज करो पिछले जो हुए 8th 9th। ठीक है, तब आपको ये वाला समझ में आएगा। सो लोरेंट्ज फोर्स पे अगर हम बात करें तो लोरेंट्ज फोर्स बेसिकली आपको बताता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना लगता है अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, मतलब इट टेल्स यू अबाउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल whenever both electric as well as magnetic fields are present। ठीक है, तो कितना बोलता है ये बोलता है कि जो नेट फोर्स एक्ट करता है किसी चार्ज पार्टिकल पे वेक्टर फॉर्म में, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगेगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लगेगा, बिल्कुल यही आपका लोरेंट्ज फोर्स है। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज बेसिकली Q इंटू ई वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है QE, प्लस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली लोरेंट्ज इक्वेशन। So according to Lorentz equation, the net force acting on a charged particle is given by Q into E vector plus Q into V cross B। अभी तक हमने दोनों अलग अलग पढ़े थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो ये वाले फोर्स का कोई काम नहीं, तब सिर्फ Q ही पढ़ा था। यहां पे पिछले 2 लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं मानी थी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मानी थी, तब ये फोर्स का कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये लगेगा। पर अब इस सेक्शन में हम दोनों फील्ड्स पढ़ रहे हैं, तब दोनों के दोनों फोर्स लगेंगे, QE वेक्टर एज वेल एज Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए, ये फ्रेम डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर आप अपना फ्रेम चेंज कर दें तो एक ही चार्ज के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स बदल जाएगा अगर आप फ्रेम चेंज कर दे। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स इज फ्रेम डिपेंडेंट एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स, ये भी आपका क्या होता है, फ्रेम डिपेंडेंट। पर दोनों का जो नेट वेक्टर सम होगा, मतलब जो नेट फोर्स होता है ये फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता, इट इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। खुद से कोई एग्जांपल लेना, खुद से समझना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक ही चार्ज को जब आप किसी दूसरे फ्रेम पे बैठ के देखोगे तो उसके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स आपका अलग होगा, इसको बोलते हैं फ्रेम डिपेंडेंट। और सेम आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स के केस में, ये तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, क्योंकि फ्रेम बदलोगे तो पार्टिकल की स्पीड आपके रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगी, और ये चेंज होगी तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स चेंज होगा। तो ये भी फ्रेम डिपेंडेंट है, ये भी फ्रेम डिपेंडेंट है, पर जो दोनों का नेट सम है वो आपका फ्रेम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो लोरेंट्ज फोर्स क्या है समझ में आ गया, ये भी फ्रेम डिपेंडेंट, ये भी फ्रेम डिपेंडेंट, पर दोनों का जो नेट सम होगा वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होगा आपका। ठीक है, तो ये होता है आपका लोरेंट्ज फोर्स। ठीक है, हमको तो सिर्फ समझना है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल कंबाइंड फील्ड में मूव करेगा दोनों फील्ड्स में, तब उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, इसकी वजह से कुछ और करना चाहेगा, इसकी वजह से कुछ और करना चाहेगा। तो बच्चे पूछेंगे सर नेट क्या करना चाहेगा, तो दोनों का देख लो, ये क्या करवाना चाहता है, ये क्या करवाना चाहता है, वही हम स्टडी करने वाले हैं इसमें। केसेस के अकॉर्डिंग करेंगे, केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, थोड़ा लेंदी भी जाता है, पर हाँ अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं कि ये क्या करवाता है, ये क्या करवाता है, ये किधर मूव करवाता है, ये किधर मूव करवाता है, तो आपको आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और आपको क्लियरली समझ में भी आएगा कि हाँ ये होने वाला है। ठीक है, पर हाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इस पे अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ये सामने मैंने लिखा भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया सबको? चलो, तो ये है आपका लोरेंट्ज फोर्स। चलो वापस आते हैं अब इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या था कि एक चार्ज पार्टिकल
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में मूव कर रहा है, मतलब रीजन में दोनों फील्ड है, और उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो इनमें से कौन सा ट्रू है? पहला ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, मस्ट लिखा है। सेकंड, ई वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। थर्ड, बी वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। ठीक है, और डी ऑल आर करेक्ट। ठीक है, चलो, तो नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस होता है बताओ? क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्या दोनों का सम 0 दिया है क्वेश्चन में? तो क्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, क्यू से क्यू गायब, सो ई वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी क्रॉस बी। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। अब यहां से आप एक चीज और देख सकते हैं कि E का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट शुड बी इक्वल टू वी बी साइन थीटा, और डायरेक्शन किधर होगी? V क्रॉस B से जो आएगी उसके ऑपोजिट, नेगेटिव साइन लगा है, या उल्टा बोल दो B क्रॉस V से जो आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की होनी चाहिए। पर यहां पे आपको एक खासियत पता है, क्योंकि E वेक्टर B क्रॉस V से आएगा तो यहां से मैं बोल सकता हूं E वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू V वेक्टर एंड E वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। ये तो पक्का है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की खासियत है। ठीक, तो पहला ऑप्शन E मस्ट बी परपेंडिकुलर टू V सही है, E मस्ट बी परपेंडिकुलर टू B सही है। थर्ड, क्या B मस्ट बी परपेंडिकुलर टू V? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, B और V में कुछ भी एंगल हो चलेगा आपका। समझ में आ गया? B और V में अगर कुछ भी एंगल हो तब भी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो बैलेंस कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को, और नेट आपका फोर्स कितना हो जाएगा? 0। मस्ट बोला उसने, मे भी हो सकता है B V के परपेंडिकुलर हो सकता है, पर मस्ट बोला उसने। ठीक है, एक एग्जांपल दूं कि जिसमें B V के परपेंडिकुलर नहीं है तब भी नेट फोर्स आपका 0 आएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल मैं सोचता हूं, ये है आपका सपोज E, ठीक है, ये B ले लेते हैं, चलो ये B ले लेते हैं, ठीक है, और ये है आपका V एट एन एंगल थीटा। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी बात ही नहीं कर रहे, अब मुझे एक चीज बताओ, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा और किस कंपोनेंट की वजह से लगेगा? सब सिखाया है। ये तो है V cos थीटा, ये है आपका V sin थीटा। सर बिल्कुल सही है, बताओ किस कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स आएगा आपका? V sin थीटा। मतलब सर्कुलर पाथ सिर्फ उसी की वजह से करेगा जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, तो ये है परपेंडिकुलर, तो इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना? V क्रॉस B। क्या इसकी वजह से करेगा? नहीं, क्योंकि V और B में तो एंगल 0 है इसके लिए, तो इसकी वजह से क्या एक्सपीरियंस करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। कितना? V क्रॉस B, तो V और B बोलो, V साइन थीटा इंटू B। बिल्कुल सही है, या डायरेक्टली कर लो ना, V B दोनों में एंगल कितना? थीटा, तो फोर्स कितना? Q इंटू V क्रॉस B, सो Q V B साइन थीटा। ठीक है, किधर? V क्रॉस B करो अंदर की तरफ, मतलब ये जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा ये अंदर की तरफ आएगा। ठीक, अब सुनना, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूं बाहर की तरफ। मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है कुछ E नॉट बाहर की तरफ, मतलब K कैप। तो मेरे को एक चीज पता है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल उधर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? Fe, दैट विल बी Q इंटू E। किधर? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या प्लस K में? तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? Q E नॉट। किस डायरेक्शन में? प्लस K में। अब देखो, एक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अंदर की तरफ, कितना? QVB साइन थीटा, और एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, कितना? Q इंटू E नॉट। क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल, दोनों को इक्वल कर दो। Q E नॉट इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। ठीक है, या E ले लो सिर्फ, Q से Q मर गया। अगर मेरा E का मैग्नीट्यूड BV साइन थीटा के इक्वल हो जाए तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स बाहर की तरफ है वो इक्वल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो अंदर की तरफ है, ताकि नेट फोर्स कितना हो जाए? 0। दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, वही क्वेश्चन में उसने बोला है, एक्सपीरियंस इन नेट जीरो फोर्स। पर
क्या इसमें v और b परपेंडिकुलर है? नहीं, v और b में कुछ थीटा एंगल है, पर इसमें बोला था b मस्ट बी परपेंडिकुलर टू v। हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है, पर मस्ट नहीं। समझ में आ गया? बाकी दोनों चेक कर लो इस सिचुएशन में। E मस्ट बी परपेंडिकुलर टू V, बिल्कुल, क्योंकि E आपका किधर आया? देखो K कैप, मतलब बाहर की तरफ। क्या बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो V के परपेंडिकुलर है? क्योंकि V तो बोर्ड के प्लेन में है, तो पहला सही हो गया। क्या B भी बोर्ड के प्लेन में है पर E बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है? तो दूसरा भी सही हो गया। तो ऐसे विजुलाइज करना है आपको, कंबाइंड फील्ड को आपको ऐसे ही विजुलाइज करना है, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को। आया समझ? अगर नहीं कर पाओगे विजुलाइज तब मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखो। अब देखते हैं कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होता कैसा है आपका, ठीक है। ध्यान से समझना, मजा आएगा अभी। आंखें खुली रखो, दिमाग खुला रखो। पिछले 2 लेक्चर जो हुए, जो आज का लेक्चर हुआ, टफ जा सकता है कुछ बच्चों को, पर मुझे नहीं लगता। मैंने इतना अच्छे से समझाया कि टफ मुझे नहीं लगता जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मोशन केसेस के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं केस 1, ठीक। तो केस 1 में ध्यान से समझना, केस 1 E और B को पैरेलल ले लेते हैं। E वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, मतलब दोनों x के अलोंग है, या y के अलोंग लेना चाहो y के अलोंग, ठीक है। यूनिफॉर्म है, 99.9% क्वेश्चन यूनिफॉर्म के आएंगे, लगभग 100 बोल दो यूनिफॉर्म के ही आएंगे। ई भी इधर, बी भी इधर, दोनों पैरेलल है, ठीक। एक चार्ज पार्टिकल है Q जिसको रेस्ट से रिलीज किया। क्वेश्चन है इसकी जर्नी बताओ कैसी होगी, मतलब कैसा पाथ फॉलो करने वाला है। अभी तक हम पढ़ते थे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे वापस रिवाइज कराता हूं, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करता? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता, कितना? QE, मतलब राइट में। क्या उसकी वजह से एक्सेलरेशन आती? बिल्कुल, कितनी? QE बाय m। क्या उसकी वजह से स्पीड उसकी बढ़ती? बिल्कुल। इनिशियली तो रेस्ट पे है, पर हमेशा थोड़ी रहेगा, क्योंकि इस साइड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो काइनेमेटिक्स लगा दो उसके बाद। तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यूटी 0 हाफ ए कितना? QE बाय m इंटू टी स्क्वायर, ठीक। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड जब सिर्फ होती तब क्या होता। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जब होती तब क्या होता? क्योंकि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे, मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ कर ही नहीं सकती। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी रेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा ही नहीं सकती, तो ये सिर्फ किधर रहता? रेस्ट पे। मतलब अगर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होती, ऐसे क्वेश्चन है नहीं है, पर और क्लैरिटी देने के लिए आपको पिछला रिवाइज करने के लिए, इफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टेड तो क्या होता? द चार्ज पार्टिकल वुड एक्सिलरेट। ठीक है, और एग्जिस्ट कर लेते हैं। और ओनली मैग्नेटिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करती तब क्या होता? चार्ज पार्टिकल वुड रिमेन एट रेस्ट। क्यों? क्योंकि केसी मैंने कौन सा लिया? जिसमें चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, और अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी फोर्स नहीं लगाएगी, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। पर अब क्वेश्चन क्या है? दोनों फील्ड्स हैं आपकी, ठीक है, और दोनों एक्स डायरेक्शन में है, यही मैंने केस लिया। अब बताओ क्या होगा? सर दोनों का अलग अलग स्टडी कर लो, इसमें क्या मुश्किल है? बिल्कुल सही, वही करना ही है तुमको। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इफेक्ट लाने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड क्या इफेक्ट लाने वाली है, वो आपको देखना है। चलो बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स लगाएगी नहीं, रेस्ट पे है, पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी? और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी तो क्या राइट की तरफ भागने लगेगा लगातार बढ़ी हुई स्पीड से, है ना। अब आप सोच सकते हैं कि सर अगर अब ये भाग रहा है राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से, तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड आएगी, और स्पीड आएगी मतलब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड सर फोर्स लगाती है, बिल्कुल लगाती है। पर क्या इस केस में लगाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी एक्स में, क्योंकि एक्सीलरेशन इधर है आपकी, है ना। तो वेलोसिटी अगर एक्स में है तो क्या वेलोसिटी बी के पैरेलल है, जो हमने कल के लेक्चर में केस 1 पढ़ा था। और अगर वेलोसिटी वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नहीं लगता है, याद है। मतलब ये एक्सेलरेट तो करेगा नो डाउट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पर अभी भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगी, बिकॉज स्टिल वी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो सिर्फ किसके इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। तो कैसा पाथ फॉलो करेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। तो 2-3 मैं चीजें लिख रहा हूं इसमें। पहली चीज,
द पार्टिकल, अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना, विल एक्सिलरेट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और एक्सिलेशन कितनी होगी बोलो, क्यू ई बाय एम, किधर, टुवर्ड्स राइट। क्या उसकी वजह से आप वेलोसिटी बता सकते हो इसकी किसी टी टाइम पे, बिल्कुल। कितनी होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो इनिशियली रेस्ट से छोड़ा, ए कितना, क्यू ई बाय एम इंटू टी, मतलब टाइम के साथ लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो क्या सर मैग्नेटिक फील्ड कोई उस पर इफेक्ट नहीं डालेगी, इस केस में नहीं डाल पाएगी, क्यों, एज v वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, क्योंकि v किधर होगा, x एक्सिस कह लो, मतलब इधर, ठीक है। तो क्योंकि v b के पैरेलल है, सो मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट, द पार्टिकल विल फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। सर्कुलर कर सकता था अगर मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाती है आपकी, जो हमने केस 2 में पढ़ा था, पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा रही, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा, और कैसा मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में। तो क्वेश्चन इसके कैसे भी पूछ सकता है, बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी किसी टी टाइम के बाद, तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी किसी टी टाइम पे क्यू ई टी बाय एम। तो सारी चीजें मैंने बता दिया, अच्छे से कर लोगे, तो पॉज करके इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, दिख रहा है सबको, चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, अब सेम केस, एकदम सेम केस, अभी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, इनिशियली इट इज मूविंग विद सम स्पीड से u, ठीक है, t जीरो पे ही मूव कर रहा है, अभी भी सेम फंडा सर, अब क्या चेंज हो जाएगा, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी किधर, राइट में, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी तो क्या एक्सीलरेशन आएगा, कितना, क्यू ई बाय एम, क्या उसकी वजह से उसकी स्पीड और बढ़ेगी, है ना। किसी टी टाइम पे कितनी हो जाएगी, u प्लस ए टी, पिछले में बस u जीरो था, पर इसमें u है, तो v कितना लिखोगे, u प्लस क्यू ई बाय एम इंटू टी, सही है। अब सवाल फिर से वही उठता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा सकती है, नहीं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है, समझ पा रहे हो। तो क्या होगा आपका, ये ऐसा ही मूव करेगा, और ऐसा मूव करेगा तो एनी टाइम v वेक्टर जो है वो b वेक्टर के पैरेलल होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स अभी भी जीरो। तो अभी किसी t टाइम पे वेलोसिटी कितनी लिख दोगे, u प्लस क्यू ई बाय एम इंटू टी, ठीक है। अभी भी आपका मैग्नेटिक फोर्स कितना है, जीरो, अभी भी पार्टिकल किस पाथ में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में। आया समझ, पक्का, सोच लो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है, बोल देगा ये नेगेटिव चार्ज है, अब बताओ इसका जर्नी कैसी होगी, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, सर अब नेगेटिव चार्ज, अब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अब सर इधर भागने लगेगा ये, पर क्योंकि आपने इनिशियली स्पीड दे रखी थी, तो यहां पे जाके क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो रेस्ट पे आएगा, इनिशियली यू स्पीड दी थी ना, तो इसकी जर्नी कुछ ऐसी होगी, देखो मैं दिखाता हूं, यू स्पीड होने की वजह से तुरंत तो वापस नहीं जाएगा, पर आपको एक चीज पता है, फोर्स ये पीछे एक्सपीरियंस कर रहा है, इसकी जो एक्सीलरेशन है वो पीछे की तरफ है, क्यू ई बाय एम, क्यू नेगेटिव चार्ज है आपका, तो क्या होगा, ये रिटार्ड करेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन पीछे है, तो रिटार्ड करते करते यहां पे रेस्ट पे आएगा, और फिर पलटी मारेगा, और वापिस आपका ऐसा जाएगा। क्या इस पूरी जर्नी में मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी, नहीं, क्यों, क्योंकि जाते वक्त वी बी के पैरेलल है, और आते वक्त वी बी के एंटी पैरेलल है, पर दोनों केसेस में मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। चीजें समझो, कुछ मुश्किल नहीं है, आधों को पता नहीं, सब ऊपर से जा रहा होगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस चीजें समझो, कंसेप्ट क्लियर रखो, सब समझ में आएगा। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट बात करते हैं केस 2 की। अभी भी E और B पैरेलल हैं, पर अभी कुछ ऐसा सीन है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों x डायरेक्शन में है, ठीक है, मैग्नीट्यूड E और B मान लो, या E नॉट B नॉट, जो आपकी मर्जी, पर अब वेलोसिटी इनिशियल ये है, हाँ अब समझ में आ रहा होगा अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, चीजें समझो, स्टेप बाय स्टेप चलो, सारी चीजों को समझो, एक एक चीज लगाओ, सब कुछ रिजल्ट आएगा आपके सामने। क्या होगा सोचो, उसमें और इसमें डिफरेंस है, दिख रहा है। अच्छा, अब आपको एक चीज समझ में आएगी, सर सबसे पहले एक एक करके बात किया करो, एक एक करके, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखो, तब आपको क्लियर होगी पिक्चर
कि क्या होने वाला है इसके साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट अब जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज पता है, चार्ज पार्टिकल कहीं भी वेलोसिटी हो उसकी, भले ही वाई में, जेड में, कहीं भी हो, पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रीजन में है तो वो चार्ज पार्टिकल उस साइड कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, उस साइड उसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगी। तो क्या आपने इसको इनिशियली वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है? बिल्कुल। पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है? बिल्कुल। तो क्या उसकी वजह से वो एक्सेलरेट करेगा? कौन सी डायरेक्शन में? एक्स में। तो क्या एक्स में धीरे धीरे उसकी स्पीड आने लगेगी? इनिशियल स्पीड कितनी है एक्स में? इनिशियली ux इज 0 एंड uy कितना है आपका? वो u है। पर इनिशियली x में कोई स्पीड नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x डायरेक्शन में है तो पक्का उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि x में उसकी एक्सीलरेशन कितनी आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से x में एक्सीलरेशन आएगी QE/m, जिसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी इन x डायरेक्शन। चलो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको समझ में आया। अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, एक एक करके समझो, आपको सब समझ में आएगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की अब बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाओ अब, ठीक है, भूल मत, अभी भी दिमाग में रखो, भूलो मत एकदम, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखते हैं इसके ऊपर क्या होने वाला है। पिछले केस में क्योंकि यू आपका पैरेलल या एंटी पैरेलल था तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ कर ही नहीं सकता था, आपका मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं सकता था। पर इस केस में क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? बिल्कुल सर, कल हमने केस 2 पढ़ा था ऐसा। whenever velocity is perpendicular to magnetic field, तो एक फोर्स लगता है v क्रॉस b वाली डायरेक्शन में, ठीक है, और वहीं पे उसके सर्कुलर पाथ का सेंटर आता है। तो क्या इस केस में u b के परपेंडिकुलर है? क्योंकि b राइट में है, u ऐसा है ना, तो v क्रॉस b करो, थंब अंदर, मतलब सेंटर अंदर आएगा उसके सर्कुलर पाथ का, मतलब माइनस जेड के अलोंग उसका सेंटर आएगा। क्या उसके अबाउट सर्कुलर करेगा? बिल्कुल। और आपको एक चीज पता है, सर्कुलर करते वक्त मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्पीड को चेंज नहीं करता। तो कौन सी स्पीड को चेंज नहीं करेगा? y की स्पीड को। पर क्या x की स्पीड चेंज होगी? बिल्कुल। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यही सब सीखना है आपको। x की फील्ड चेंज होगी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, y की फील्ड चेंज हो ही नहीं सकती क्योंकि y में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसका फोर्स नहीं है, उसका फोर्स नहीं है तो y में स्पीड वो तो चेंज नहीं करवा सकता। क्या मैग्नेटिक फील्ड कभी स्पीड चेंज करवाता है? नहीं। तो ये पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर पाथ करेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है तो आगे भी भागेगा। तो क्या ये हेलिकल पाथ हो गया? बिल्कुल। पर ये जो हेलिकल पाथ है वो कल के हेलिकल पाथ से अलग है, क्योंकि कल का हेलिकल पाथ क्या था? देखो ऐसा था, लगातार उसका जो पिच था वो कांस्टेंट था आपका, ठीक है। पर क्या इसमें पिच चेंज होगी? सोच पा रहे हो? क्यों? क्योंकि स्पीड लगातार एक्स में उसकी बढ़ती जा रही है। तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, विजुअलाइज करना। इसलिए मैं बोल रहा हूं चीजों को जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ ऐसा सर्कुलर पाथ होगा, मतलब सॉरी हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ता जाएगा। सो मोशन कैसा होगा? हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग स्पीड, मतलब इंक्रीजिंग पिच। क्यों पिच क्यों इंक्रीज कर रही है? पिच क्या होता है पता है ना सबको? ये डिस्टेंस, और अगले में ये, तो ये हो जाएगी पिच 1, ठीक है, ये हो जाएगी पिच 2, ये हो जाएगी पिच 3। तो पिच लगातार इंक्रीज कर रही है। पर कल के लेक्चर में जो हमने पिच पढ़ी थी वो कांस्टेंट थी। क्यों? क्योंकि एक्स की स्पीड चेंज नहीं हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड उस साइड तो कोई फोर्स ही नहीं लगा रही थी आपकी। चीजें समझो, ठीक है। इसमें पिच क्यों इंक्रीज कर रही है आपकी? पिच इसलिए इंक्रीज कर रही है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज हो रही है, और पिच क्या होता है? जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस क्या? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। कौन सा टाइम? एक सर्कुलर पाथ, क्योंकि उतने टाइम में वो एक सर्कुलर पाथ करेगा। अब सर्कुलर किसकी वजह से कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? बिकॉज एज u इज परपेंडिकुलर टू b, तो क्या होगा आपका? सर्कुलर मोशन विद सेंटर अलोंग माइनस जेड एक्सिस। और इससे आप एक चीज और बोल सकते हैं, इसकी जो y की स्पीड होगी, वेलोसिटी रिमेन्स सेम इन y डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्पीड चेंज नहीं कर सकती, मतलब स्पीड रिमेन्स सेम इन y डायरेक्शन, ठीक है। तो मेरा एक सवाल है, तो क्या उसके सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है, सर आपने रेडियस तो सेम बनाई है,
क्या ये सेम रहेगी? बिल्कुल, क्योंकि रेडियस होती है mv बाई क्यू बी, और v कौन सी? जो b के परपेंडिकुलर होती है, मतलब u, वो थोड़ी चेंज हो रही है। सो mu बाई क्यू बी ये होगी इस हेलिकल पाथ की रेडियस। पर सवाल उठता है सर ये पिच कितनी कितनी होगी, मतलब पहली पिच, दूसरी पिच, तीसरी पिच, ये कितनी कितनी होगी, वो भी देख लेते हैं। पहली पिच कितनी होगी बोलो? पिच 1। पिच इज बेसिकली डिस्टेंस, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। अरे है, तो कितनी स्पीड आपकी? इनिशियली तो स्पीड आपकी 0 है ना, पर पिच क्या है आपका? ये कितने टाइम में डिस्टेंस? पिच इज दिस P1 इज डिस्टेंस कवर्ड इन, कल लिखवाया था ना, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम कैपिटल टी। अरे है, क्योंकि P1 क्या है? एक सर्कुलर पाथ जब वो कर लेगा उतने में कितना आगे गया, ये डिस्टेंस। तो P1 इज बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, और डिस्टेंस आप सीधा लिख सकते हो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कि इनिशियली कोई u नहीं है x में, बिल्कुल, तो कितना हो जाएगा? हाफ ए कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्यू ई बाय एम इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। अच्छा बोलेगा आपको सेकंड पिच निकालो, वो थोड़ा मुश्किल है निकालना, हाँ, पर एडवांस में पूछ सकता है, मैं बता देता हूं कैसे निकालनी है। क्या आप पहली दोनों पिच निकाल सकते हैं? ये P1 प्लस P2 क्या है? टोटल 2 सर्कल जब वो किया उतने में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, काइनेमेटिक्स ही लगा रहे हैं, मतलब P1 प्लस P2 आप क्या बोल सकते हैं? UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और स्टार्टिंग से बात कर रहे हो आप, है ना, तो UT 0, हाफ ए कितना? क्यू ई बाय एम इंटू टी, क्या हो जाएगा? 2t का स्क्वायर, क्योंकि P1 प्लस P2 दो सर्कुलर मोशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है आपका, तो दोनों को माइनस कर दो, तो P2 कम्स आउट टू बी हाफ क्यू ई बाय एम इंटू 3t स्क्वायर। दिस इज योर P2, दिस इज योर P1। P3 कितना होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 निकाल दो, वो 3 सर्कुलर मोशन जब करेगा 3t टाइम में जो डिस्टेंस होगा वो, बस ये है। अब आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, तो कंबाइंड मिलके दोनों क्या करेंगे, बस यही हम पढ़ रहे हैं सेक्शन में। कर लोगे? अब इसमें थोड़ा और मुश्किल बनाने के लिए क्या कर देगा वो, कुछ एंगल पे आपको भेज देगा, ठीक है, मतलब यहां पे मैं बना रहा हूं E और B अभी भी पैरेलल है, पर वेलोसिटी जो है वो कुछ एंगल बना रही है थीटा, तो ये V1 हो गया, ये V2, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। तो क्या होगा सर, इसमें क्या अलग है? ये और ये सेम ही तो है। क्या V2 की वजह से, V2 और B परपेंडिकुलर है, क्या उसकी वजह से सर्कुलर पाथ करेगा, है ना, और V1 जो है वो B की डायरेक्शन में, तो उसके ऊपर तो मतलब इसकी वजह से तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इसकी वजह से सर्कुलर पाथ करेगा, और इसकी वजह से क्या ऐसा एक्सिलरेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो क्या सारी चीजें सेम होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या करेगा ये? ऐसा हेलिकल पाथ करेगा, फिर से इंक्रीजिंग पिच के साथ। अब ये जो पिच है P1 पहली, ये अलग हो जाएगी, बाकी सारी चीजें सेम है। सोचो P1 कितनी हो जाएगी? अब P1 अभी भी वही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट, जब एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा उतने में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज P1, तो कितना होगा? UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर अब UT 0 नहीं होगा, मतलब इनिशियली UX 0 था ना इसमें, पर इसमें जो UX है दैट इज V1, तो P1 कितना हो जाएगा? UT प्लस हाफ ए टी, ए मतलब क्यू ई बाय एम इंटू टी कैपिटल टी का स्क्वायर। सिमिलरली P2 लिखो, P3 लिखो, कर लोगे सॉल्व? सो ये है चार्ज पार्टिकल का मोशन जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करती है रीजन में। हमने तीनों देख लिए, अब इलेक्ट्रिक अलग, मैग्नेटिक अलग, और दोनों जब एक साथ होंगी तब क्या होगा। अब इसमें आधे लोग सोच सकते हैं सर ई और बी जब परपेंडिकुलर होंगे तब भी वही फंडा, तब भी आपको सेम चीजें देखनी है, ठीक है, कर लोगे? चलो, तो ये हो गया आपका चार्ज पार्टिकल का मोशन खत्म। अब 2-3 छोटी छोटी चीजें बची हैं, अभी आज के लेक्चर में 10-12 मिनट है, तो छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक वायर के ऊपर जो फोर्स लगता है वो कितना। अभी हमने क्या देखा? एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बताया था फोर्सेस हम 2 चीजों पे देखेंगे, है ना, याद है आपको? आउट मैंने यहाँ पे लिखा भी था, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। पहला हम देखेंगे एक मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का, वो हम पिछले 2 लेक्चर में और आज के लेक्चर में 3 लेक्चर में हम देख चुके, और कल से हम देखेंगे एक वायर के ऊपर कितना फोर्स लगता है। अब आधे सोचेंगे सर वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि वायर में जब करंट दौड़ेगा, एक करंट कैरिंग वायर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वायर में करंट दौड़ रहा है, करंट दौड़ रहा है मतलब चार्ज दौड़ रहे हैं, और आपको पता है चार्ज अगर मूव करते हैं तो उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगता है,
तो एक करंट कैरिंग वायर में ऑब्वियसली कौन दौड़ रहे हैं आपके, चार्ज। तो अगर चार्ज मूव कर रहे हैं तो फोर्स लगेगा, वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल का पूरा लेक्चर उस पर जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2 लेक्चर और लगेंगे तो आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, 2 या 3 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, फिर 3 लेक्चर और लगेंगे, छोटे छोटे एक एक लेक्चर, एक बार मैग्नेट का, एक प्रॉपर्टीज का और एक अर्थ मैग्नेटिज्म का। ठीक है, चलो 22 या 23 तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट है तो उसको तुरंत पूछो। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक छोटी सी चीज बची थी पहले, मैं चैप्टर की स्टार्टिंग में बहुत बुक्स में आपको मिलेगी, मैं अभी बताता हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है। वो है क्या, पर इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा चुका है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना अच्छे से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। एक मूविंग चार्ज की वजह से किसी भी दूरी पे, किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मतलब कुछ ऐसा बोल रहा हूं मैं। सपोज ये क्यू चार्ज है जो कि वी स्पीड से मूव कर रहा है, तो इस मूविंग चार्ज की वजह से ये जो पी पॉइंट है विच इज एट अ डिस्टेंस आर, और वी और आर में एंगल कितना है, थीटा। तो इस पी पॉइंट पे फील्ड किधर होगी और कितनी होगी ये हम इस सेक्शन में देखेंगे। तो हेडिंग वही बता रही है आपको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। एक मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। ठीक है, करे। चलो अब ये करने से पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं, बॉयट-सैवर्ट्स लॉ, वहीं से हम प्रूव करते हैं। बॉयट-सैवर्ट्स लॉ याद करो, बॉयट-सैवर्ट्स लॉ क्या बोलता था, एक छोटी सी फील्ड डीबी वो आती थी म्यू नॉट आई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। याद आया। अब आप बहुत बुक्स जब आप देखेंगे, ठीक है, उसमें आपको क्या दिखेगा, उसमें आपको पहले ये दिखाई देगा, इससे बॉयट-सैवर्ट्स लॉ प्रूव किया होगा। ठीक है, पर हमने ये नहीं पढ़ा, मैं अभी पढ़ा रहा हूं इसको, बॉयट-सैवर्ट्स लॉ से ही हम इसको प्रूव कर देंगे। क्या, कैसे, ध्यान से देखो। सपोज ये v स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक, अब ध्यान से समझना, इधर देखो सब लोग, एक चार्ज पार्टिकल था q, किस स्पीड से मूव कर रहा था, v स्पीड से। तो dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, क्या v इंटू डी टी, छोटे से dt टाइम में। ठीक है, ये q चार्ज v स्पीड से मूव कर रहा था, छोटे से dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, v इंटू डी टी। बिल्कुल सही। अच्छा, तो क्या होगा, अब ध्यान से सुनना। सो बॉयट-सैवर्ट्स लॉ की इक्वेशन को अगर हम मॉडिफाई करें तो क्या होगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, क्या आई करंट होगा आपका। तो करंट कितना होगा, करंट क्या होता है आपका, Q डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या Q चार्ज dt टाइम में इतने रीजन को क्रॉस करके गया, कितने रीजन को, v dt लेंथ को Q चार्ज dt टाइम में क्रॉस करके गया, तो कितना करंट आएगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग, दैट करंट विल बी Q डिवाइडेड बाय dt। ऑब्वियस सी बात है। इंटू डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर इफेक्टिवली कितना हो जाएगा आपका, क्या v इंटू डी टी, बिल्कुल सही, क्रॉस r डिवाइडेड बाय r का क्यूब। मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी लिखवा सकता था, पर मैं यहां से ये प्रूव कर रहा, क्योंकि सब आपको हर बुक में लगभग डायरेक्ट रिजल्ट ही मिलेगा, dt से dt कैंसिल, तो ये फील्ड कितनी आ गई आपकी dB वेक्टर। सो दिस dB वेक्टर इज म्यू नॉट q इंटू v क्रॉस r अपॉन आर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। सो दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। अगर कोई चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी वजह से किसी p पॉइंट पे फील्ड कितनी होती है, दैट फील्ड इज, आपको तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, म्यू नॉट q इंटू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। मैं अलग से यहां पे बता रहा हूं आपको, ये कोई q चार्ज था जो v स्पीड से मूव कर रहा था, ये p पॉइंट था जो r दूरी पे था, v और r में एंगल कितना, थीटा। तो इस P पॉइंट पे फील्ड किधर होगी, देखो यहां से, डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बोलो, वही होगी जो किसकी है, V क्रॉस R, जैसे उधर DL क्रॉस R से निकालते थे। सो डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ V वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। क्या V क्रॉस R करना आता है सबको, चार्ज पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है, क्या R वेक्टर ऐसा है, दिख रहा है सबको, V क्रॉस R करो, V से R की तरफ फिंगर्स कल, थंब अंदर, मतलब P पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो अंदर होगी। ठीक, अरे आया। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। कितनी होगी ये फील्ड, दिस B विल बी, अभी अभी तो पढ़ा, म्यू नॉट Q इंटू V क्रॉस R, कितना होता है V क्रॉस R,
वी आर साइन थीटा, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड आर, वही लिया है हमने, डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, क्या एक आर से आर चला गया, तो फाइनल आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, म्यू नॉट क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है, पर हाँ अगर आपको वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तो आपको ये वाला रिजल्ट याद करना पड़ेगा। कर लोगे? तो ये सेक्शन आपका बच गया था। एक मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। अब इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट? सिंपल सिंपल, कोई क्यू चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड दे देगा, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये कोई पी पॉइंट है, चलो चेंज करते हैं थोड़ा सा, पी यहां लेते हैं, ये कोई पी पॉइंट है, ये डिस्टेंस आपको दिया है आर, उसकी भी वैल्यू दे देगा, और ये एंगल आपको दिया है सपोज 53 डिग्री। क्वेश्चन बोलेगा कि पी पे फील्ड बताओ कितनी, किसकी वजह से फील्ड आ रही है? मूविंग चार्ज की वजह से। कितनी होगी बोलो? पहले मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं। क्या होता है मैग्नीट्यूड? म्यू नॉट क्यू वी साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन, दिख ही रहा है वैसे सबको, एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड आर वेक्टर। बताओ क्या वी ऐसा, क्या आर वेक्टर ऐसा? वी और आर में एंगल 53, तो साइन 53 इज 4/5 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन किससे बताई जाएगी? वी क्रॉस आर से, वी और ये आर, तो वी क्रॉस आर, फिंगर्स को कर्ल करो, थंब बाहर, तो फील्ड की डायरेक्शन आएगी बाहर की तरफ। कर लोगे? एकदम सेम वही है जो हम वहां पढ़े थे बोयड सावर्ट्स में, बस वहां क्या था? म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर था, सॉरी 4 पाई तो मैं लिख ही नहीं रहा हूं। ठीक है, 4 पाई मत भूलना, 4 पाई मैं पूरे में ही भूल गया। कर लोगे? वो 4 पाई आता है ना फॉर्मूले में, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस यहां आई की जगह क्यू हो गया, डीएल की जगह वी हो गया आपका। ठीक है, सो ये आपका टॉपिक बचा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। ठीक, अभी भी आपका टाइम बचा है। ठीक है, एक दो चीजें समझ लेते हैं, कंसेप्चुअल चीजें। ठीक, क्वेश्चंस एक साथ ही करेंगे हम। मैग्नेटिक फील्ड तक के क्वेश्चन हम कर चुके थे, फोर्स के क्वेश्चन हमने थोड़े थोड़े देखे हैं अच्छे अच्छे लेवल के। पास्ट ईयर वगैरह जो क्वेश्चंस है वो हम एक लेक्चर में, पूरे लेक्चर में क्वेश्चन ही करेंगे, पहले एक बार हो जाए कंप्लीट थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? वैसे आते नहीं है जनरली सेक्शन से क्वेश्चन, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, पर अगर आ जाए तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है? ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका Q1 चार्ज है, ये ऐसे जा रहा है V1 से, ये आपका Q2 चार्ज है, ये ऐसे जा रहा है V2 से। बताओ फोर्स ऑन Q2, Q2 के ऊपर फोर्स बताओ ड्यू टू Q1, Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स। अब आधे सोचेंगे Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स क्यों लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि Q1 यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। देखो वही तो पढ़े हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, ये मूविंग चार्ज है ना, तो मूविंग चार्ज Q1 की वजह से यहां पे कुछ ना कुछ फील्ड आएगी। और आप पिछले 2 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से किसी फील्ड में मूव कर रहा है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है Q इंटू वी क्रॉस बी। किधर करता है? जो v क्रॉस बी से आता है। सब पढ़ चुके हम लोग, कर लोगे? कैसे? चलो सबसे पहले तो इसकी वजह से, अच्छा ये डिस्टेंस भी आपको लगेगा, सपोज ये डिस्टेंस r दिया, तो पहले तो ये बताओ इसकी वजह से यहां पे फील्ड किधर होगी? क्या जो v क्रॉस r से होगी? क्योंकि फॉर्मूला क्या है फील्ड का, बोलो? फील्ड विल बी म्यू नॉट इंटू क्यू वी साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू कौन सा? जिसकी फील्ड आप निकाल रहे हो, Q1, v उसी की V1, और r तो r दिया आपको। किधर होगी ये फील्ड बोलो? जो v क्रॉस r से होगी, v क्रॉस r अंदर, तो ये फील्ड होगी आपकी अंदर की तरफ। ठीक, अच्छा अब इस फील्ड की वजह से क्या Q2 पे फोर्स लगेगा? बिल्कुल, ये तो हम पढ़ चुके हैं। किधर लगेगा? तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर फॉर्म में, दैट विल बी Q इंटू वी क्रॉस बी। बिल्कुल सही है, तो हम पढ़ चुके हैं। Q किसका? जिसके ऊपर फोर्स देख रहे हो आप, मतलब Q2। V किसका? उसी की वेलोसिटी विच इज V2। और B किसकी वजह से? फर्स्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि उसी फील्ड का फोर्स आप देख रहे हो ना, तो फील्ड किसकी वजह से आएगी? Q1 की वजह से आएगी ना।
तो कितना हो जाएगा ये बोलो, Q2 इंटू V2 क्रॉस B। अब V2 और B में एंगल कितना है, क्या B अंदर की तरफ है, क्या V2 बोर्ड के प्लेन में है और आपका B जो है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो दोनों में एंगल 90 डिग्री। तो V2 और B1 में एंगल 90 डिग्री, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलेगा, V2 इंटू B1। AB साइन थीटा मतलब AB साइन 90 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, Q2 V2 इंटू B1 विच विल बी म्यू नॉट Q1 V1 साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। मुश्किल नहीं है, बस चीजें समझो क्या किया हमने, कैसे किया। अब सवाल उठता है फोर्स होगा किधर, जो V क्रॉस B आपको बताएगा, ये तो एक्सपर्ट है इसमें। तो क्या V ऐसा, अल्टरनेटिव बताया था ना मैंने कैसे बताना है, V ऐसा और पाम करो B की तरफ, क्या B अंदर है, बिल्कुल, तो थंब आ रहा है ऊपर, तो ये लगेगा आपका फोर्स। सो दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, पर अगर आ जाए तो ऐसा मत समझना कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ठीक है, सब मैं बता चुका हूं आप लोगों को, सब आप लोगों को अब खुद से विजुअलाइज करो। पिछले 2 लेक्चर्स और आज का लेक्चर, तीनों लेक्चर अच्छे से समझो। मेरे को सिर्फ इसी में लगता है कि आपको दिक्कत होगी, तो इसमें हो सकती है। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर्स में और आज के लेक्चर में, पर होनी नहीं चाहिए दिक्कत। अच्छे से समझो, कोई दिक्कत है तो उसको पूछो। ठीक है, अब धीरे धीरे 3-4 लेक्चर में लगभग ऑलमोस्ट 80% 90% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो बोल सकते हो 95 से 99% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बचा हुआ जो पोर्शन है वो रटने वाला है। उससे जनरली क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, पर उतने नहीं आते जितने फील्ड और फोर्स वाले सेक्शन से आते हैं। ठीक है, और मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस मांगता है चैप्टर, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो प्रैक्टिस करो। कोई डाउट है तो उसको पूछो। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यहां तक अच्छे से पढ़ो, नोट्स को प्रॉपरली पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। ठीक है, चलो।